हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में, जिसमें हम CUT की तैयारी कर रहे थे। तो CUT के फिजिक्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें फर्स्ट चैप्टर में, और उस चैप्टर के 5 MCQ हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? MCQ 5 MCQ सॉल्व किए। तो आज हम इसमें उसी चैप्टर के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सॉल्व करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी जिसे आप एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, ये आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है। भाई F इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होती है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होती है। तो चलिए यहां से हम इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजते हैं, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, यहां से 1/4 पाई क्या आ गया, F आ गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। अब इसकी यूनिट लिखते हैं। तो 1 की कोई यूनिट तो होती नहीं है, Q क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि 2 Q1 Q2 है ना, तो 2, और यहां पर 4 पाई की यूनिट होती नहीं है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, और R यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो क्या लग गया, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर, सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कूलाम स्क्वायर, फिर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। 7 देखते हैं। अब इसमें डायग्राम आ गया, देखो ग्राफ आ गया। ग्राफ से बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विथ डिस्टेंस बिटवीन देम एज, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, दो चार्जेस के बीच के दूरी जो होती है वो क्या होती है, R होती है, और दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और कूलाम्स लॉ में तो पढ़ा ही गया था, कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट ही है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के, यानी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता, ग्राफ कुछ ऐसे बनता। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही आंसर है, सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि टू चार्जेस 1 कूलाम एंड 4 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव चार्ज है और 4 माइक्रोकूलाम भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, कितने डिस्टेंस पे रखे हैं हमें नहीं पता, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम इज, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उनका रेशियो बताना है आपको। तो भैया एक चार्ज मान लेते हैं Q1, एक चार्ज मान लेते हैं Q2, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या, इनकी बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमें चार्जेस दिए हुए हैं 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम, हम वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, हम पहले क्या देख लेंगे, फोर्स देख लेते हैं। तो F1 मान लेते हैं, Q1 चार्ज Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, तो सर कहेंगे F1 2, यानी Q1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाएगा।
तो इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम कहें कि F21 यानी Q2 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो कहेंगे आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो भैया Q1 इंटू Q2 लिखें या Q2 इंटू Q1 लिखें, बात एक ही होती है, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहीं पर भी आपको दो चार्ज दिख जाए, चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो, दो चार्ज दिख जाए, तो जितना पहला वाला दूसरे पर फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा वाला पहले वाले पर फोर्स लगाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स और दूसरे की वजह से पहले पर फोर्स, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तो उनके बीच का रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द Q लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इक्वल चार्जेस Q एंड कैपिटल Q, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज क्या है, पेन ले लें भैया, एक चार्ज क्या है कैपिटल Q, इससे कुछ डिस्टेंस पर कौन रखा है, एक और कैपिटल Q, और इनको जोड़ने वाली लाइन के सेंटर में मिड पॉइंट पर क्या रखा है, स्मॉल q, एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कहां रखा है, मिड पॉइंट पर, सेंटर पर रखा है। अब सेंटर पर रखा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, मान लो भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है। अगर ये a हो गई तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी भैया 2a। हम इसको a मान लेते तो इसको a/2 करना पड़ता क्योंकि सेंटर पर है। अब क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर इक्विलिब्रियम पर होगा तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, बराबर नहीं होगा। क्या होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो भैया F प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर F1 बराबर माइनस F2। F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस में रहेगा, इंटू कैपिटल Q अपॉन 2a का होल स्क्वायर। भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, 2a थी, तो 2a का होल स्क्वायर करना पड़ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तबाह हो गया। कैपिटल Q से एक कैपिटल Q गायब, बचा क्या, Q अपॉन a स्क्वायर बराबर माइनस Q अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, Q बराबर माइनस Q/4। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर कह रहा है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, इफ Q इज इक्वल्स टू, तो Q क्या होगा, Q होगा माइनस Q/4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया भैया, ये आ गए क्वेश्चन नंबर 10, फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। यहां से हालत खराब होगी, बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन। सुनिएगा कि इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। दो चार्जेस हैं, पहला कौन सा है, एक है Q2 और दूसरा क्या है Q3, ये y एक्सिस पर फिक्स हैं। एक्सर्ट अ नेट फोर्स इन द x पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन द चार्ज Q1। ये Q2 और Q3 मिल करके इस Q1 पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, नेट फोर्स लगा रहे हैं। भैया कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है Q2 और Q3। अगर Q2 और Q3 पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अगर अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो कंफर्म है कि Q1 जो है वो नेगेटिव होगा। Q1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें एक चीज पता चल गई कि भैया यहां लिख लेते हैं, Q1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। Q1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q। अब ये कैपिटल Q क्या है, पॉजिटिव है। ये देखो यहां पर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है
और Q1 नेगेटिव है, अगर ये Q1 नेगेटिव है और ये Q कैपिटल Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, यानी जो फोर्स रहेगा इस Q की वजह से इस Q1 पर वो भी इसको इसी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही खींचने की कोशिश करेगा। अब क्या इज एडेड एट इतना द फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पर फोर्स क्या हो गया, Q1 पर फोर्स बढ़ गया, किस डायरेक्शन में बढ़ गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन में बढ़ गया। तो चलिए सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, एकदम सही है, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कह रहा है, खैर देख लेते हैं। सेल डिक्रीज हो नहीं रहा क्योंकि उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, बढ़ेगा। सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस में ही बढ़ेगा, यहां पर भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए अगर ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा है, आसान है, कर लेंगे इसको आप लोग। अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, कितने का, 2.25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, एक्ट ऑन अ चार्ज ऑफ 15 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलाम, कितने चार्ज पर, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलाम के चार्ज पर 2.25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। भैया देखिए, पक्का नहीं, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू होता है सर जी, E इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू होता है, हाँ पक्का, अब सही है। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू होता है। चलिए तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E कितना है, अच्छा E निकालना है क्या हमें, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निकालना है यार, सही तो लिख रहे थे, हाँ तो सही लिख रहे थे। E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू होता है, अब सही है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू होता है। F की वैल्यू 2.25, E की वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर +4 बन जाएगा, तो बन जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको देखिए, ये डेसिमल के बाद ये 4 जीरो है, डेसिमल के बाद 2 जीरो बढ़ा देगा, 225 कहाँ गया 5, भैया ये हट जाओ, अब आ जाएगा ये 22500 डिवाइडेड बाय 15, कैंसिल करने पर आ जाएगा 1500, और यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्यू की यूनिट कूलाम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, तो 1500 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, ये भैया डायग्राम आ गया, क्या कह रहा है, इन द डायग्राम शोज गिवन बिलो, जो डायग्राम दिख रहा है क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखो ये P है इसका एरिया और ये Q है इसका एरिया, दोनों का एरिया है बराबर, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और इससे 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, यहाँ ज्यादा होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो स्ट्रेंथ भी कम होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती हैं वहां पर स्ट्रेंथ कम होती है। तो भैया देखिए, फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज लेस देन फील्ड स्ट्रेंथ एट Q, गलत, क्योंकि P पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं। फील्ड स्ट्रेंथ एट P एंड Q आर इक्वल, गलत, बराबर हो नहीं सकता। फील्ड लाइन इज मोर स्ट्रॉन्ग एट P एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट Q, सही, ऑप्शन नंबर कैन नॉट टेल फ्रॉम फिगर, फिगर से बता क्या नहीं सकते भैया, क्या नहीं बता सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ये फिर डायग्राम आ गया, फिर डायग्राम है, सो डरते हैं बच्चे। चलिए, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज बॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर,
एक आइसोलेटेड मतलब अकेला तनहा बेचारा बैठा हुआ चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और स्फीयर में क्या हो रहा है, वहां से क्या गुजर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज लाया गया उसके नजदीक, उसमें से कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, यहां से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे सही होगी, सबसे अच्छी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे अच्छी होंगी। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से अंदर जा रही हैं, यहां से अंदर जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर आ रही हैं, पॉसिबल ही नहीं है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी कंडक्टिंग स्फीयर से तो इधर से भी अंदर जानी चाहिए, अगर इधर से बाहर जाएंगी तो इधर से भी बाहर जानी चाहिए, यहां से भी, यहां से एंटर, यहां से एग्जिट, यहां से एंटर, यहां से एग्जिट, इस वाले में इधर से एंटर, इधर से एंटर, इधर से एग्जिट, इस वाले में यहां से एंटर, इस वाले ग्राफ में यहां से एंटर, यहां से एंटर, ये सही है कि दोनों जगह से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास कर रही है किसी कंडक्टर से एक से एंटर तो दूसरे से भी एंटर करेंगी, तो सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, सबसे सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 भैया एक हेमिस्फीयर आ गया। अब अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, हेमिस्फीयर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक हेमिस्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, जो हेमिस्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ, अब भैया हेमिस्फीयर बना लेते हैं, एक हेमिस्फीयर बना लिए, ये हेमिस्फीयर बन गया, ये हेमिस्फीयर बन गया। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर, अब इसका डायमीटर होगा, इसका ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर, और डायमीटर पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या है, पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर इधर, 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 अवे फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो कह रहा है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी कि पैरेलल टू द डायमीटर होगी, डायमीटर के पैरेलल होगी, एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर, डायमीटर की तरफ एंगल झुका होगा, या फिर एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, डायमीटर से दूर होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सरफेस होगा, किसी भी सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी बनेगी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी विच इज परपेंडिकुलर एट इट्स सरफेस, तो सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर ए परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, उसको देखिए, वहां पर समझाया गया है कि किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये सारी चीजें आपको समझाई गई हैं फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, A point charge Q is placed at the distance from an isolated conducting plane, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है, कंडक्टिंग का मतलब उसमें से चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। A point charge Q positive is placed at the distance from an isolated conducting plane. The field at point P on the other side of the plane is, प्लेन के दूसरे साइड पर जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी। भैया एक प्लेन है, ये है प्लेन, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, तो इसके दूसरे साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है, इसके दूसरे साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बताया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पहला बात तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे रेडियली वाला तो आंसर ही गलत है, रेडियली वाले तो काम ही खत्म हो गया, क्या बचा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, प्लेन की तरफ होगा, या फिर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर तो होगा ही। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है, नेगेटिव चार्ज में अंदर आती है। तो भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बाहर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगी, बाहर जाएंगी। अब बाहर जाएंगे तो इस साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा ना कि प्लेन से बाहर निकल रही है, कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, इस साइड से देखने पर क्या लगेगा, प्लेन से बाहर निकल रहा है।
इनसाइड द प्लेन तो टुवर्ड्स द प्लेन थोड़ी ना होगा, टुवर्ड्स द प्लेन होता अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो प्लेन से अंदर की तरफ, ये कौन है पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द प्लेन, क्या होगा अवे फ्रॉम द प्लेन, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द प्लेन, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम द प्लेन। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस each of 2 coulomb are placed at a distance of 0.04 meter, dipole moment of the system will be। दो चार्जेस हैं और दोनों क्या हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। दो चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं तो क्या बनाते हैं डाइपोल बनाते हैं, क्या बनाते हैं डाइपोल बनाते हैं। तो भैया एक चार्ज क्या है, एक चार्ज क्या है 2 और दूसरा क्या है 2, लेकिन दिक्कत ये है कि ये -2 है और ये +2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है 0.04 मीटर। क्या बताना है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, स्मॉल p इज इक्वल्स टू 2l इंटू क्यू। 2l क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.04 और चार्ज कितना है 2 कूलम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक चार्ज उठा लो। तो भैया 0.04 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0.08, कितना आ गया 0.08, कहीं लिखा है 0.08 कहीं लिखा ही नहीं। लीजिए अब क्या करें, चलो भैया नहीं लिखा तो और सॉल्व कर लेते हैं। 0.08 इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड। क्यों 100 से कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने हैं 2 डिजिट, तो 100 से 3 डिजिट होती, 1000 से मल्टीप्लाई करते 4 डिजिट होती, 10,000 से मल्टीप्लाई करते, ये बन गया 8 और ये हो गया 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ये है आपका आंसर कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर नहीं कूलाम मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 यानी खतरा। चलिए देखते हैं 17 से खतरा होता है कि नहीं होता। What is the angle between electric dipole moment and electric field strength due to it on the equatorial line? कहानी बनती है। अब देखिए यहां से पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर कोई डाइपोल होता है तो उस डाइपोल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पोजीशन निकाली जाती है, एक एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर कितना होता है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होती है। कितनी होती है 2p/r³ अगर डिस्टेंस सेंटर से दिया हो तो। और अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करें ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम कहते हैं एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होती है वैल्यू E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। क्या होती है p/r³, और एक्सियल पोजीशन पर 2p/r³। तो भैया यहां पर कौन सी पोजीशन दिया है, कह रहा है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में कितना एंगल बनेगा ये आपको बताना है। अब पहले बात करें कि डाइपोल में इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमने पढ़ा था कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अगर इधर -q है इधर +q है तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ। कहाँ होती है, ये है p की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब चलिए यहां पर इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है भैया, क्या कहेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर P होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी, और ये जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, तो कहते हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। भैया एक आदमी इधर जा रहा था, 180 डिग्री घुमाओगे तो यहां आओगे इस डायरेक्शन में, तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 17 खतरा था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा 17 खतरा था या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको 17 नंबर पे होना चाहिए था, गलत कर दिए टाइप करने वाले ने, सही से टाइप नहीं किया। 17 को 18 में, 18 को 17 में, चलिए कोई बात नहीं। तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, L है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, L है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, ABC, यहां रखा प्लस Q, यहां रखा प्लस Q, यहां रखा माइनस 2Q। भैया सबकी डिस्टेंस L। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज, इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी वजह से, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, कुछ ये बनेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। इस चार्ज की है अगर डाइपोल बनाए, ये चार्ज, क्या ये चार्ज डाइपोल बना रहा है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे तो माइनस 2Q है, तो क्या डाइपोल बनाएगा, मान लेते हैं डाइपोल मूवमेंट तो वैसे हर डाइपोल का होता है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा है। तो एक डाइपोल इधर चला जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और एक डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी दो डायरेक्शन बनेंगी, एक ये और एक हो जाएगी 120 डिग्री। कितना डिग्री पर बनेगा, P1 और P2 के बीच का, P1 और P2 बनेगा 120 डिग्री पर। तो इनका रिजल्टेंट कितने पर आएगा, 60 डिग्री पर। कितना पर आएगा, 60 डिग्री पर। कितना आएगा, 60 डिग्री पर। तो भैया इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वेक्टर पढ़ा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, 2ab cos थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अंडर रूट, क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो भैया क्या रहेगा, सेम, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p इंटू p cos 60 कितना आया भाई, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू मिट गया, चलो फिर से लिख लेते हैं, भाई, लिखना पड़ेगा ही, नहीं तो मिट गया, पूरा मिट गया। क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60, 2p स्क्वायर तो समझ में आ गया होगा, इससे पहले लिख दिए थे, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 से 1/2 कट गया, अंडर रूट क्या आ गया, 3p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट 3 बचेगा, क्या बचेगा, रूट 3p। और इसे आंसर सॉल्व करके लगा सकते हो, रूट 3 इसी में दिख रहा है, इसमें लगा दो, और p इज इक्वल टू क्या होता है, 2ql होता है, क्या होता है, q इंटू एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ql, क्या हो जाएगा, ql, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस l है ना भाई, फॉर्मूले में क्या होता था, 2l डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी l दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, l लेंगे, 2l नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, p की जगह पर क्या आ जाएगा, रूट 3ql आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, रूट 3ql, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भैया आ गया डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आ गया, डायग्राम आ गया। चलिए देखते हैं भाई डायग्राम से कैसे सॉल्व होंगे। ये क्या बना है, यहाँ पे बना है एक डाइपोल, यहाँ पर क्या बना, एक डाइपोल बना, यहाँ पर क्या बना, एक डाइपोल बना, और डाइपोल से कहां पर, कितने डिस्टेंस पर, p डिस्टेंस पर,
डाइपोल पर p डिस्टेंस पर, और p कितनी डिस्टेंस है, OP की डिस्टेंस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी एक डाइपोल है, वही डाइपोल है, यानी यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम, यानी डाइपोल तो वही है, डाइपोल तो चेंज नहीं हुआ। और यहाँ से O से P तक की डिस्टेंस और O से Q तक की डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है, यानी डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई, डाइपोल भी वही है तो डाइपोल मूवमेंट भी वही होगा, डिस्टेंस भी वही है तो दोनों की डिस्टेंस भी सेम रहेगी, दोनों की डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाली। और साथ ही कह रहा है OA = OB, और O से B, O तक की डिस्टेंस, O से B, O से A, O से B, यानी जो O है वो मिड पॉइंट है डाइपोल का, यानी ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन और ये हो गया हमारी एक्सियल पोजीशन, ये हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हो गई एक्सियल पोजीशन। हमने पढ़ा है इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है एक्सियल पोजीशन पर उसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हम वहां लगाएंगे आंसर पाएंगे। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P = क्या होता है 12 × Q, 12 कितना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भाई 2.5 यहां से यहां तक है, 2.5 यहां से यहां तक है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 5 mm, यानी 5 × 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और कितना चार्ज है 10, 5 × 10⁻², इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 10⁻², P की वैल्यू आ गई। एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला 1/4πε0 Q 2p/r³, कितना 2p/r³, 2p/r³, तो इसकी वैल्यु 9 × 10⁹, P की वैल्यू 2p, 2 × P की वैल्यू 5 × 10⁻², अपॉन में r², r मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, OP की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर, 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर, तो भैया ये बन जाएगा कितना 9 × 10⁹ × 5, 5 2 जा 10, 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 225 × 10⁻⁴, कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो भैया यहाँ से क्या आ जाएगा 9 × यहाँ देखो 10⁻10, और 10 में से कितना चला गया 2 चला गया, तो क्या बचा 10⁻⁸ बचा, +8 होगा, डिवाइडेड बाय 225 × 10⁻⁴, -4 ऊपर गया +4 बना, +4 यानी क्या हो गया +2 हो गया, कितना हो गया +12 हो गया, कितना बन गया +12, तो क्या आ जाएगा 9/225 × 10⁻12, कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q, सही तो जा रहे हैं लेकिन पावर में गड़बड़ आ रहा है भैया, 12 आ रही है, 9 × 10⁹, P की वैल्यू 2QL, अच्छा Q की वैल्यू माइक्रोकूलम में है, इसको तो हम भूल ही गए थे, Q की वैल्यू क्या है माइक्रोकूलम में है, तो 10⁻⁻6 से और मल्टीप्लाई करो भैया, 10⁻⁻6 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁸, यहाँ क्या आएंगे 10⁻⁸, तो यहाँ क्या आएंगे 10⁻⁸, तो यहाँ क्या आएगा 9 1 10 में से 8 जाएगा, 2 कितना बचेगा +2, और ये ऊपर जाएंगे तो कितने होंगे +6 होंगे, कितने होंगे +6 होंगे, +6 होंगे, +6 होंगे। तो भैया देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ गया 225, अब इसको डिवाइड कीजिए 3 से, क्या ये 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा भाई, 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 9 से काटने पर 1/9 2 जा 18, और 25 × 10⁻⁶, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 0. कितना भैया 0.04, ऑप्शन में नहीं है, 2.6 दे रहा है, 2.6 दे रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ भैया तो पकड़ में आ गई गलती, अब समझ में आ रहा है गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पर क्यूब होता है, हमने स्क्वायर किया है, क्या किया है स्क्वायर, क्या करना चाहिए क्यूब, क्या करना चाहिए क्यूब, तो यहाँ पर भैया 15 × 10⁻⁻² से और मल्टीप्लाई कर लीजिए,
15 इंटू 10 टू द पावर -2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू 10 टू द पावर -2 से और मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 8 बनेगा, ये क्या बचेगा 1/15। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगी। और जो इक्वेटोरियल होता है वो उसका जस्ट आधा होता है, इक्वेटोरियल जो होता है उसका आधा होता है। तो आप इसको सॉल्व किए बिना भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको सॉल्व किए बिना? इसको सॉल्व किए बिना कैसे कर सकते थे? देखिए ऑप्शन में यहां पर दिया 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5, यहां क्या दिया 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5, यहां पर भी 2.6, यहां पर भी 1.3 और यहां पे 1.3, यहां पर 2.6 डबल दिया। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है आधा हो जाता है एक्सीएल का, एक्सीएल का क्या होता है आधा होता है, ठीक है ना, एक्सीएल का क्या होता है आधा होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, आधा चाहिए ना हमें, तो आधा कौन सा है ऑप्शन नंबर सी वाला। ये 2.6 है, ये 1.3 है, आधा है। एक्सीएल वाला इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है, एक्सीएल वाला इक्वेटोरियल से डबल होता है, एक्सीएल वाला इक्वेटोरियल वाले से डबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फिगर shows electric field lines, figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown, which of the following statement is correct, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, डाइपोल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, डाइपोल राइट की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, डाइपोल जो है वो लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, या फिर डाइपोल ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ देखिए ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा स्प्रेड हो गई हैं, थोड़ा सा फैल गई हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां फैलती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा। इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पर कम फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है लेफ्ट की तरफ लगेगा। भाई इसको इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये किसको खींचेगा टुवर्ड्स राइट। किस पर फोर्स ज्यादा नेगेटिव वाले पर, नेगेटिव वाले पर फोर्स ज्यादा, तो इसको कहां ले जाएगा लेफ्ट में ले जाएगा। यानी डाइपोल विल एक्सपीरियंस सी वाला, डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां लगाएगा फोर्स लेफ्ट पर फोर्स लगेगा, राइट पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि राइट वाले पर क्या हो गया है, राइट वाले पर क्या हो गया है फील्ड लाइंस कम हो गई। फील्ड लाइंस कम तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल मोमेंट इज, जो टॉर्क होता है वो कितना होता है। तो भैया पहली क्लास में हमने आपको बताया था टॉर्क कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा किस में लगता है डॉट प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट में। आप कहेंगे सर क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्या बन जाएगा P क्रॉस E, क्या बन जाएगा P क्रॉस E। अब तो देखने वाले सवाल हैं, जल्दी से देखिए, लगाइए ऑप्शन, याद होगा तो लग जाएगा, नहीं याद होगा नहीं लगेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल को फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उस पर क्या लगता है टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है PE साइन थीटा। क्या लगता है PE साइन थीटा। हमसे कह रहा है द वैल्यू एट एंगल बिटवीन P एंड E द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी मैक्सिमम। किस वैल्यू पर, किस एंगल पर P और E के बीच का टॉर्क मैक्सिमम होगा, कितने डिग्री एंगल पर P और E को रखा जाए जिससे उस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम हो जाए। तो भैया साइन थीटा की वैल्यू जो है वो +1 से -1 में फ्लक्चुएट करती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है +1 हो सकती है। तो साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 यानी साइन 90, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। थीटा कितना 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने आज का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या था यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की यूनिट क्या थी न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो भैया Q की यूनिट C कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक कूलाम से एक कूलाम कट जाएगा,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कौन सा? सी वाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कंसीडर द चार्ज कन्फिगुरेशन, चार्ज कन्फिगुरेशन को कंसीडर कीजिए एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। यहाँ पर कुछ चार्ज रखे गए हैं और जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए गॉस सरफेस ड्रॉ किया गया है। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ है। When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will due to, electric field किसकी वजह से होगी? क्या Q2 की वजह से होगी? क्या प्लस Q1 की वजह से होगी? क्या माइनस Q1 की वजह से होगी? किसकी वजह से होगी? तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, गॉस ने बताया था फ्लक्स के बारे में, फील्ड के बारे में तो गॉस ने कुछ बताया ही नहीं। तो गॉस ने कहा कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होता है उससे पास करने वाला जो फ्लक्स होता है वो इनक्लोज्ड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? प्लस क्यू माइनस क्यू, जोड़ने पर जीरो, फ्लक्स जीरो। अंदर फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन क्या अंदर फील्ड जीरो होगी? नहीं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ ना कुछ तो फील्ड होगी। और प्लस Q2 बाहर रखा है, बाहर भी फील्ड लगेगी, तो फील्ड तो जीरो नहीं होगी। और किसके बारे में पूछा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लगेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से लगेगी। किसकी वजह से लगेगी? सभी चार्जेस की वजह से लगेगी। कोई दिक्कत बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग 25 क्वेश्चन तक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, आज के दिन का। इसके आगे हम और भी क्वेश्चन है, इसके लगभग 25 क्वेश्चंस और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही रहेगा। चलिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कह रहा है आउट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू कितनी है? 1 है, यूनिट है, तो फ्लक्स कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो, अगर आपको समझ में ना आया हो कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जा करके देखिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन से नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। और कोई समस्या है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के नंबर मिलेंगे आपको, जो भी संबंधित टीचर हैं, चाहे अभिषेक सर हों यानी हम हैं, शुभम सर हो, सोनू सर हो, किसी से भी आपको कोई समस्या, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। फिलहाल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। कोई समस्या होती है हमसे मिलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।